सबका होता है, हमारा नहीं, वो बना के देंगे। टेस्ट क्या देंगे मुझे नहीं पता है। मैथ भी होगी, रीजनिंग भी होगी, इंग्लिश भी होगी। हाँ, मॉक टेस्ट भी मालूम है। टेस्ट बनाएंगे ही टेस्ट। सर उसके नंबर तो कभी बताए नहीं गए, नंबर तो कभी बताए नहीं जाते हैं। वैसे भी तरीका कि जो टीचर पढ़ाए तो कभी टेस्ट ना है ना। टेस्ट बनाएगा थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। मैं जैसे पढ़ा हूँ, मुझे पता है मैंने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया। पेपर बनाएगा उसमें मैं ना बनाऊँगा।
बताओ।
फॉर्मूला जो आइगन ही तो पूछना है। बेलन के आइगन का फॉर्मूला क्या बताया था? पाई आर स्क्वायर और इनटू में क्या होता है पाई आर स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ बेस यानी आधार का जो चीज। फिलहाल यहाँ पे तो आपको आर की वैल्यू अलग ही मिल जाएगी। व्यास हमारा 36 सेंटीमीटर है, 36 का आधा अगर करेंगे तो त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? 18 सेंटीमीटर। ऊंचाई यानी हाइट हमको पता है कितने सेंटीमीटर? 21 सेंटीमीटर। तो केवल ये डेटा यहाँ लगाना ही तो था। पाई की जगह पर हमको लगाना है 22/7। आर की वैल्यू 18 है तो स्क्वायर है, इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई होगा। और ऊंचाई हमारे पास कितनी है? 21 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर मैच कर जाएगा वही आंसर। 7 से हमारा 21 कितने बार में कटेगा? 3 बार। अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से पहले एक चीज और सोचो, जब भी आप वॉल्यूम निकालेंगे चाहे बेलन का या शंकु का, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इस स्ट्रक्चर को समझ लो। अगर एग्जैक्ट आंसर आएगा, लगभग में पूछा जाएगा तो नहीं वर्क करेगा ये फॉर्मूला। आपको पता है पाई की जो वैल्यू होती है वो हम 22/7 यूज करते हैं जनरली, जो पेपर में दिया जाता है। तो 22 हमारा 11 का मल्टीपल होता है। तो कुल मिला के ये है कि अगर एग्जैक्ट आंसर आएगा तो वो 11 का मल्टीपल जरूर होगा। मतलब ये कंफर्म है कि जो आंसर है वो 11 से कटेगा। कई बार ऐसा होता है टाइम नहीं होता, 10 सेकंड बचे, करना है सवाल, अगर आपको देना है तो एक बार चेक कर सकते हैं 11 से कौन सा कटेगा। दूसरी चीज, अब आपको पता है 22 के डिवाइड में 7 आएगा ना, तो 7 से इनमें से कोई एक नंबर तो कटना चाहिए, वरना पॉइंट में आएगा आंसर। या तो आर की वैल्यू 7 से कटनी चाहिए या फिर एच की वैल्यू 7 से कटनी चाहिए, कोई एक तो वैल्यू कटनी चाहिए ना 7 से। तो अब देखो एक चीज का ध्यान रखना, अगर आर हमारा 7 का मल्टीपल है, आर 7 का मल्टीपल है तो यहाँ आर की पावर है 2, तो एक बार तो 7 कट जाएगा, लेकिन दूसरा वाला तो 7 बचेगा ना मल्टीप्लाई में। तो ये कंफर्म है कि आंसर हमारा और किससे कटेगा? 7 से। लेकिन अगर r 7 का मल्टीपल नहीं, h 7 से कट रहा है तो जरूरी नहीं है 7 से कटे आंसर। जैसे यहाँ पर आपने कहा ये 7 का मल्टीपल था, लेकिन 7 से तो 21 काट दिया हमने, 3 तो बचा है। अगर यहाँ पर r की जगह 21 रख दो तो इस वाले में तो 7 कट जाएगा, यहाँ वाले में तो बचेगा। तो ध्यान रखना 11 से तो कटेगा ही कटेगा आंसर। उसके अलावा अगर r हमारा 7 का मल्टीपल है, 7 की टेबल में आता है, तो फिर जो आंसर है वो और किससे कटेगा? 7 से। तो एक बार चेक कर सकते हैं ना 11 से कोई ऑप्शन एक ही कट रहा है। अगर आप चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे? या तो आप टेबल पढ़ लो या फिर आप डिफरेंस निकाल लो। 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 4 में से 6 घटाएंगे -2 - 2 डिफरेंस कितना आ रहा है? 0। तो 0 आ रहा है तो 11 से कटती है। इसको भी चेक करो। 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 1। 3 में से 8 घटाएंगे तो 5। 4 में से 1 घटाएंगे 4 के पीछे कुछ है नहीं, इसके 4 के पीछे। इसका भी हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है? मतलब ये भी वैल्यू 11 से कट रही है, ये भी 11 से कट रही है। अच्छा, 9 का मल्टीपल के बारे में जानते हैं? किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका डिजिट सम 9 या 0 आएगा, मतलब चाहे 9 कह लो या 0। अगर आप किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिजिट सम 9 ही आएगा। तो एक चीज आप देखो कि यहाँ पर 18 जो है, क्या ये 9 का मल्टीपल है ना? तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट सम तो 9 ही आएगा। जोड़ने पर 9 ही आना चाहिए, चाहे आप उसे 0 कह सकते हैं। 5 और 3 8 4 12 6 18 इसका डिजिट सम 3 2 5 7 12 6 18 इसका 8 5 13 5 18 3 21 6 27 इसका नहीं हो। 3 और 1 4 4 2 6 6 8 14 4 18 इन चारों का डिजिट सम हमारा कितना है? अगर डीएस की बात करें तो 9 की। मल्टीपल की बात करें तो 11 से ये वैल्यू सभी कटेगी, मतलब ये तो चेक देखिए 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 3 2 5 और 6 11 मेरे हिसाब से सारी कट गई। तो देखो डिजिट सम की अगर हम बात करें तो वो भी सब में वैलिड हो रहा है, और 11 से बात करें तो 11 से भी सारी सकते हैं। अब क्या करेंगे? ये पता क्या है, एग्जामिनर जब आप किसी कॉन्सेप्ट को रिपीट करते हो ना तो वो वहीं से समझता है कि बच्चा ऐसा सवाल कर दिया, तो उसने सबका डिजिट सम सेव कर दिया। अब मेथड इसके बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन आप समझो कि कभी कभी ये होता है डिजिट सम से भी हो जाता है, कभी कभी 11 के मल्टीपल चेक कर लो उससे भी हो जाता है, और कभी कभी हमें लास्ट डिजिट भी चेक करना। अगर आप लास्ट डिजिट देखेंगे तो सब 3 का तो सेम ही, इसका भी 6 इसका भी 6 और इसका भी कितना है, तो ना तो लास्ट डिजिट से। अब आपके पास जो 3 मेथड है ऑप्शन चेक करने की, उन तीनों में से कोई भी वर्क नहीं कर रहा है। ना तो आप लास्ट डिजिट से आंसर निकाल पा रहे हैं, ना ही आप डिजिट सम से निकाल पा रहे हैं, और ना ही आप 11 के डिजिट 7 से ये नंबर कटने की गारंटी नहीं, क्योंकि हमारा जो आर है वो 7 का मल्टीपल है। तो ऐसा है ना कि एग्जामिनर आपसे थोड़ा आगे सोचता है, जहाँ तक आप पढ़ाई करते हो सोचता है कि ये मेथड यहाँ तक वायरल हो चुके हैं, तो
उसके आगे कुछ ऐसा किया जाए कि बच्चे को यहाँ पर दिक्कत हो, डिफिकल्टी। और बाकी ऑफलाइन पेपर लोगों उनमें नहीं होती दिक्कत, ऑनलाइन पेपर कोई भी उठा के देखो अपडेटेड क्वेश्चन आते हैं, नया सवाल ही आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 22 × 3 कितना होगा 66, 6 × 4 24, लास्ट का डिजिट तो 4 ही आ रहा है, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है ये वाला इसका पहले इकाई का चेक कर सकते हैं। हाँ क्यों नहीं कर सकते, मेरा मतलब ये है कि 3 का लास्ट डिजिट सेम था, अगर 6 आ जाता लास्ट डिजिट तो हम अलग थोड़े ना बता सकते थे इसमें। अब यहाँ पे तो चलो कोई बात नहीं, 4 और 6 का मल्टीप्लाई किया तो लास्ट का डिजिट कितना आ रहा है 4 ही तो आ रहा है, तो अब पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत थोड़े ना है आपको पता है लास्ट में 4 आएगा, तो पूरा नंबर आप देख लो, इसके लास्ट में तो 4 है ना, इसके लास्ट में 4 है ना इसके लास्ट में 4 है, केवल एक ही ऑप्शन है इसके लास्ट में क्या है 4। और मेन सॉल्यूशन के सवाल ऐसे निकालने भी पड़ेंगे, मेन सॉल्यूशन और अलजेब्रा के कुछ कैलकुलेटिव सवाल, वरना आप कैलकुलेशन कहाँ तक करते हो भाई, आप इतने बड़े अगर कैलकुलेशन करोगे तो 30-40 सेकंड तो लग ही जाते हैं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करते हैं, इसमें क्या है मल्टीप्लाई करके देख लेना इतना ही आ रहा है, चेक कर लेना एक बार, क्या पता ऑप्शन गलत दिख गया और गलत ही आंसर होगा। एक बेलनाकार आधार के बर्तन का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ऊंचाई यानी h कितना है 50। आपसे कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप बताओ क्या होगा, तो क्या होगा 2πr और इसका फॉर्मूला होता है 2πr और h प्लस एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वैल्यू लगाते हैं, पाई की जगह कितना लगाना है 22/7, r हमारे पास सॉरी r 7 है और यहाँ लगाना है h प्लस r, यानी 25 और 7 यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, तो 7 से तो हमारा 7 कट जाएगा। अब आप चेक कर सकते हैं कि लास्ट वाला डिजिट अगर आप देखेंगे तो 2 हमारी कैलकुलेशन से कितनी बची 2 × 22 और इंटू में कितना है 32। तो अगर हम लास्ट का डिजिट देख रहे होंगे तो लास्ट का डिजिट देखो इन दो में सेम है, इन दोनों का डिफरेंट, तो चेक कर ले क्या पता बात बन जाए 2 × 2 कितना होगा 4, 4 × 2 कितना होगा, यानी ये कंफर्म है ना कि इस कैलकुलेशन को जब आप करके आएंगे तो लास्ट वाला डिजिट क्या आएगा 8 आएगा, वो केवल एक ही ऑप्शन है तो पूरा नहीं करेंगे तो भी चलेगा। दूसरी चीज जहाँ पाई का मल्टीप्लाई होता है वो आंसर अगर आपका बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है मतलब पॉइंट में नहीं जा रहा है तो वो 11 से जरूर कट रहा होगा, तो 11 से कट अगर हम बात करें तो ये वाला नंबर भी 11 से कट जाएगा, 1 में से 4 घटाएंगे 3 और 5 में से 2 घटाएंगे 3 जीरो आ जाएगा, ये वाला नंबर यहाँ 2 बचेगा और यहाँ बचेगा 7, ये तो 11 से कटेगी। तो एक फायदा ये मिल गया, जैसे पता लगा लास्ट का डिजिट 2 आ जाता तो हम चेक करते हैं ना कि 11 से कौन सा कट रहा है, ये वाला 11 से नहीं कट रहा, ये वाला कट रहा है, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं, ये वाला नंबर 11 से कट रहा होगा, कितना आएगा 8 × 11 कट जाएगा। कैलकुलेशन अगर करनी हो तो भाई गुणा करके देख लेना, आंसर इतना ही आना चाहिए, चेक कर लेना एक बार। ये देखो इस सवाल को थोड़ा सा चेंज किया है उन्होंने, पहले क्या करते थे वक्र प्रश्न और संपूर्ण प्रश्न देते थे क्वेश्चन में, इतना वक्र प्रश्न और इतना संपूर्ण प्रश्न, और बच्चा पता क्या करता था कि उसके थ्रू से वो त्रिज्या वगैरह निकालने की कोशिश करते थे, लेकिन पूछा रेशियो है ना केवल, देखो किसका किसका अनुपात दे रखा है वक्र प्रश्न ठीक है और संपूर्ण प्रश्न टोटल सर्विस, दोनों का फॉर्मूला आपको पता होगा, ये अनुपात आपको दे रखा है 3/7, यही तो होता है क्या। तो अगर आप वक्र प्रश्न के फॉर्मूले की बात करेंगे तो ये होता है 2πr × संपूर्ण प्रश्न के फॉर्मूले की बात करेंगे तो क्या होगा 2πr और ब्रैकेट में होता है h। कुल मिला के कहानी ये है कि आप ये कह सकते हैं 2πr तो दोनों में कॉमन था, तो h और h + r का रेशियो दे रखा है, अरे 2πrh और 2πrh + r, तो 2πr तो कैंसिल हो जाएगा, तो h का और h + r का रेशियो दे रखा है, और इसके आगे का कैसे करेंगे आप देखो, एक तो तरीका ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन मत करो, h की वैल्यू आप देखो यहाँ से कितनी हुई 3, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, h + r कितना है 7, तो अगर h की वैल्यू 3 होगी तो r की वैल्यू यहाँ कितनी होनी चाहिए 4। तो आपसे जो भी पूछा है अगर मैं h को 3 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो r जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो ऊंचाई का और त्रिज्या का जो अनुपात है वो 3:4 की तो है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक लाइन पे फिर आपको एक साइड में ले जाके उसका रेशियो तो मिल ही जाएगा, लेकिन जब पता है कि h को हम अगर 3 से रिप्रेजेंट करेंगे तो h + r को 7 से करना होगा, तो h हमने 3 लिख लिया और h + r हमारा 7 होना चाहिए, तो r कितनी होगी 4, ठीक है। और ये पढ़ लेना, कई बार ऊंचाई और व्यास का रेशियो पूछता है तो त्रिज्या का डबल कर लेना अगर व्यास का रेशियो पूछा जाए।
बेलन का वक्रपृष्ठ कितना है तो ऊंचाई इतना है तो आयतन कितना होगा? देखो पहले अच्छा ये चेक करो 11 से कितने नंबर कट रहा है इसमें। डिविजिबिलिटी तो सीख ही लो कम से कम। डी का कम से कम 11 से काटते रहना बैठ के सालों से। कौन सा कट रहा है 11 से? दूसरा तो कट ही रहा है। और ये वाला 1 में से 6 घटाएंगे 5 माइनस 6 से 3 घटाएंगे 3 2 में से 2 घटाएंगे तो ये भी कट जाएगा। 5 में से 6 घटाएंगे 1 तीसरा नहीं कटेगा। ये नहीं कट रहा है ये नहीं कट रहा है। दो ऑप्शन कट रहे हैं एक तो ये वाला और एक ये। अब ऊंचाई हाइट जो देख लो आप क्या 7 का मल्टीपल है हाइट 7 से कट रही है। अगर हाइट नहीं कटेगी तो जाहिर सी बात है फिर रेडियस 7 से कटेगी वरना पॉइंट में जाएगा आंसर। अब रेडियस 7 से कटेगी तो आंसर तो 7 से भी कटना चाहिए। मैंने क्या कहा कि हाइट और रेडियस अगर 7 से कट रही कंफर्म हो जाए आपको तो उस केस में आंसर 7 का भी मल्टीपल होगा क्योंकि r² एक साथ कट भी जाएगा एक बचेगा। तो अब आपको पता है कि हाइट तो हमारी 48 आ रही है तो रेडियस तो 7 का मल्टीपल होने के चांसेस है पूरे तो 7 से भी कटना चाहिए। अब आप देखो इन दोनों में 7 से कौन सा कट रहा है? कौन सा कटेगा? ये वाला कट रहा है 7 हो गया 50 7 बचेगा 6 7 इन दोनों तो ये भी तो कट रहा है दोनों ही कट रहे हैं ये भी 7 से कट रहा है और ये चलो देखो इनमें से कौन सा करना अपने आप ही वक्रपृष्ठ का फार्मूला लगाएंगे हाइट लगा देगा तो त्रिज्या आ जाएगी यहां से ठीक है। फिर त्रिज्या और हाइट लगा के आप सीधे क्या निकालोगे आयतन। चलो करा ही दे रहे वक्रपृष्ठ का फार्मूला क्या होता है 2πr और ये दे रखा है 3168 तो अगर पाई की बात करें तो 22/7 है। r की वैल्यू की बात करें तो नहीं पता है और ऊंचाई हमारे पास कितनी है 48 बराबर में आ रहा है 3168 ठीक है। अब r की वैल्यू निकालनी है आपको तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना होगा 3168 तो इधर ही रहेगा ये पूरा डेटा उधर जाके पलट जाएगा 7 ऊपर पहुंच जाएगा 2 × 22 और इंटू में कितना आ जाएगा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम 11 से काटेंगे तो यहाँ 2 बार आएगा 11 × 2 22 बचेगा हमारे पास यहाँ पे 9 और 6 11 × 8 88 11 × 8 2 × 2 4 होता है 4 से काटेंगे 4 × 7 28 4 × 2 अभी भी कट जाएगा 7 से तो नहीं कटेगा ये कटेगा किससे 12 से कटेगा 12 × 4 48 और 12 × 6 तो 6 × 7 अभी भी तो कट जाएगा 24 से कट जाएगा 24 का 2 बार और ये 24 का कितना बार तो 3 × 7 21 और बटे में कितना आ गया ये रेडियस आई है अभी आपकी तो त्रिज्या हमने यहाँ से निकाल ली ऊंचाई पहले दे रखी निकालना आयतन है तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना होगा πr² × s ये हमारे आयतन का फॉर्मूला होता है और आपको यहाँ ये वैल्यू पुट करनी है। देखिए 22/7 तो रहेगा ही रहेगा r² यानी 21/2 का स्क्वायर करना है तो 2 बार लिखना है 21/2 और ऊंचाई हमारे पास कितनी है 48। अब कर लेना सॉल्व कौन सा है लास्ट डिजिट तो अलग अलग है तो चाहे तो लास्ट डिजिट निकालो 7 से 21 कट जाएगा 3 बार में 2 × 2 4 से कट जाएगा 48 कितने बार में 12 बार तो 2 × 3 6 6 × 1 6 6 × 2 12 लास्ट डिजिट 2 आ रहा है यही आएगा। अभी ये आदत प्रैक्टिस करके डाल लेना अपनी ये मत सोचना कि अरे लास्ट डिजिट कर लिया तो 10 ही सेकंड तो बच गए 10 सेकंड बच गए तो ठीक है लेकिन अगर आपने 5 सवाल में 10 सेकंड बचाए एक सवाल एक्स्ट्रा भी तो हो जाएगा। इधर वाले 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 30 मीटर ऊंचाई के बेलन के संपूर्ण पृष्ठ को पेंट करने में इतने रुपए खर्च हुए खर्चा कितना हो रहा है 18,425 रेट कितना है 25 रुपए तो अगर मैं इसको 25 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा ना जिस एरिया पे पेंट हुआ है वो एरिया कितना था कहां पेंट हुआ है संपूर्ण पृष्ठ जो पेंट हो रहा है वो किस पर हो रहा है संपूर्ण पृष्ठ तो अगर मैं रेट से खर्चे को डिवाइड कर दूं तो खर्चा हमारा जितना भी हो रहा है और जो रेट तय हुआ है उस रेट के हिसाब से अगर हम चलें डिवाइड करने पर हमें ये पता लग जाएगा वो एरिया कितना है जिस पर हमने पेंट किया और पेंट किस पर किया था संपूर्ण पृष्ठ पर तो संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया पता लग जाएगा अगर हम 25 से टोटल खर्चे को डिवाइड कर लेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो 25 का 7 बार लग जाएगा ठीक है 175 बचेगा हमारे पास 9 फिर 25 का 3 बार हो जाएगा 75 बचेगा 17 और 25 का फिर से 7 बार लगेगा
अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ हमारा क्या होता है 2 पाई r और ब्रैकेट में होता है h प्लस, लेकिन इसके बराबर में जो आपको वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 700 से। आपको निकालना क्या है, आपको बताना ये है इसका आयतन तभी निकल के आएगा क्योंकि आपको तो ऊंचाई दे रखी, तो पहले त्रिज्या पता होना चाहिए, त्रिज्या पता होगी तभी तो बता पाएंगे आप। चलो पाई का मान कितना लगाना है 22 आर की वैल्यू नहीं पता है, एच की वैल्यू पता है आपको कितनी है 30 और प्लस बराबर में 700। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बननी ही बननी है, 11 से भी नहीं बन रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है 11 से कट जाएगा, उधर वाला कट रहा है 11 से कट जाएगा, 7 - 3 4 और 7 11 कट जाएगा, 11 का 2 बार 22, 11 का 6 बार 66, 11 से 77। अब क्या बचेगा हमारे पास r और 30 प्लस r क्या आ जाएगा, अगर आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 67, 7 × 7 49, 7 × 6 42, 42 और 4 कितना होता है 76। डिवाइड में हमारे पास कितना आ रहा है 2 × 2 कितना होता है, बिना फैक्टर किए तो बनना नहीं, पूरा नंबर आता है हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, 30 के डिफरेंस में कहां पर ब्रेक हो रहा है। अब बिना आप इसको और कोई तरीका है भी नहीं कि आप इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बननी ही बनती है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 का मल्टीप्लाई r में करेंगे 4 × r हो जाएगा और फिर 30 में करना है, तो 30 × 4 हो जाएगा 120 × r, ठीक है। फिर 4 का मल्टीप्लाई r में करना है और उसके बाद इस वाले r में करना है, तो ये हो जाएगा 4 × r²। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 7 49 और 7 × 6 63 और 4 कितना हो गया, ये बन रहा है हमारे पास, तो 4r² प्लस 120r और -679 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और तो कुछ नहीं। अगर ये हमारे पास वक्र पृष्ठ दे रखा होता तो थोड़ा आसान है, एक बार मैं चेक भी करता हूं, पता लगा वक्र पृष्ठ दे रखा हो मैंने कर दिया। अगर संपूर्ण पृष्ठ ठीक है तो ऐसे ही करना है। हिंदी में देखो यही गलतियां होती हैं, इसमें लिखा है इंटायर सरफेस एरिया, चलो 7 × 7 49, 7 × 6 63 और 4 देखो भाई इंग्लिश में लिखा हुआ है इंटायर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया तो लिखा नहीं है। चलो 669 के क्या 4 से मल्टीप्लाई करके फैक्टर कर सकते हैं आप, ये नंबर किससे कट रहा है 7 से ही कट रहा है। देखो 669 मल्टीप्लाई किससे होगा 4 से, सही आ रहा है क्या हुआ 669 नहीं आ रहा है 469 आएगा सर, बताओ इन्हें भी क्या दिया 69 आएगा। 7 × 6 42, 42 और 4 47, 42 और 4 469 आ रहा है ना जी सर। अभी हो जाते फैक्टर तो फिर करते रहते। अब पता है क्या होता है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका समझो। 4r² 120 × r, अलजेब्रा पढ़ोगे तो सीख सकते हैं ना, लेकिन अभी कुछ सवाल में जब आती जरूरत तो आप सीख लोगे। करना पता है क्या होता है, जैसे ही हमारा स्क्वायर वाला होता है और एक होता है हमारा पावर कम वाला और एक होता है हमारा इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता, तो हम करते क्या है इसके मल्टीपल को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे अच्छा यहाँ भी तो लिखना पड़ेगा 400, ठीक है। अब ये हमने
से मल्टीप्लाई करके लिख लिया, मल्टीप्लाई ना करो तो भी चलेगा। आपको ऐसे फैक्टर करने होते हैं, जैसे बीच में माइनस आ रहा है तो 120 लाना है कि घटा के 120 आता है कोई वैल्यू। तो ये नंबर अभी हमने 7 से तो काटा ही था, एक बार देख ले रहे हैं 7 से भी काटे। अगर आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार आएगा? 7 × 6 42 और 7 × 7 क्या पता 120 आ जाए। आप आएगा क्या 120? देखिए 4 × 7 28 और 4 × 6 24। 67 तो किसी से कटता ही नहीं नंबर। ये वाला कटेगा किससे? 2 से। 2 × 2 और 67। एक बार 2 से और काट ले, 2 कट जाएगा, बचेगा कितना? 67। एक बार 67 से काट। ये 4 वैल्यू है, इनको इस प्रकार से ब्रेक कर लो कि हमारा घटाने के बाद जो वैल्यू आना चाहिए वो कितना आ जाना चाहिए? 120। देखो 67 का डबल कितना होगा? अरे 67 का डबल कितना होगा? 134। और 7 का डबल कितना होगा? 14। 134 में से 14 घटाओ, कितना आ जाएगा? तो मतलब हमें दो पेयर लेने, एक 7 × 2 का लेना है और दूसरा लेना है 67 × 2 का। इन्हीं का घटाने के बाद हमारा जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है? 120। अब करते क्या है इसमें? 4r² इसको नहीं चिंता, 120 को आपको लिखना है इस प्रकार से 134 - 14। घटाने को 120 चाहिए था ना, तो 134r - 14r और -469 ये बराबर किसके आएगा? 0। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? जो इन दोनों में कॉमन आ जाए बस केवल उसको लेना है। तो 2 कॉमन आएगा और r कॉमन। तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा। r कॉमन हो चुका है तो r बचेगा। 2 से इधर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 × 6 12, 2 × 7 14। यहाँ पर देखो क्या कॉमन आएगा? जो यहाँ बचा है वही यहाँ बचना चाहिए। तो यहाँ पर 2 बच रहा है, तो 14 में हम 7 कॉमन लेंगे तभी तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर बचेगा 2r, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ हो जाएगा प्लस। 4 6 9 को अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो 6 7 ही बचेगा। अब देखो प्लस वाला फैक्टर लेना नहीं है क्योंकि दूसरी तरफ जाके ये नेगेटिव हो जाएगा। किसी की भी रेडियस क्या नेगेटिव हो सकती है? तो प्लस वाला तो फैक्टर ही नहीं लेना है। प्लस 67 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आपको लेना है माइनस वाला। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 2r - 7 बराबर क्या है? तो r बराबर 7/2 आ गया। यानी कि जो बेलन है इसकी त्रिज्या कितनी है? 7/2। तो अगर हम त्रिज्या 7/2 लगा देंगे तो आयतन कितना आ जाएगा? आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? πr²h। पाई का मान 22/7 होगा, r का मान कितना है? 7/2। स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिखो और ऊंचाई हमको पहले दे रखी है कितनी? 30। देखो सॉल्व करके क्या 7 से हमारा 7 कट जाएगा, 2 से 30 काटेंगे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और 2 से अगर हम 22 को काटेंगे तो 11 आ जाएगा। अब देख लो कितना है? 11 × 7 77, 15 × 7 105, 105 और 7 112। 11 × 7 77 और 15 × 7 105 और 10 हो जाएगा 115। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1155 आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अब एक बार जरा ये देखो, आयतन की बात हो रही है, πr²h यही तो होगा। मतलब जो आंसर होने की पॉसिबिलिटी होगी क्या क्या होगी कि πr²h दे तो आंसर हमारा 7 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। जरा इन चारों ऑप्शन में एक बार लगा के देख लो केवल कि 7 और 11 से कितने ऑप्शन? 11 से तो कटे रहे तीनों, शुरुआत में तो तीनों कट रहे थे 11 से। देखो 1122 कटेगा, 121 11 का स्क्वायर ही होता है, 1155 भी कटेगा। 1145 नहीं कटता तो ये वाला तो विकल्प ही है। अब 7 से काटिए, 7 का एक बार 7 × 6 42 क्या कटेगा? ये 7 का एक बार दूसरा नहीं कटेगा, बचेगा हमारे पास कितना? 5 और 1 51। तो अगर 11 और 7 की डिविजिबिलिटी लगा रहे तो केवल एक ऑप्शन ऐसा है जो निकल रहा है। तो यही होता है एग्जाम टाइम में, पता क्या होता है? जैसे आपको आती है, हो सकता है बनाने की कोशिश करें और बना लें। ये सवाल आप पेपर में करेंगे तो मिनिमम टाइम में बता रहा हूँ इतना तो लगेगा, इससे कम में तो नहीं कर पाऊंगा। प्रेशर होता तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी गड़बड़ होती है। लेकिन अगर 11/7 की डिविजिबिलिटी लगा के जिसने चेक कर लिया वो सवाल कितना भी ज्यादा मान लिया हैवी प्रेशर है, कितने सेकंड लेगा? अगर 11/7 की डिविजिबिलिटी चेक करेगा अच्छी तरीके से आती है उसे तो इससे। तो ये डिफरेंस है, बस ये वाला मत भूलिएगा। कोई सवाल अगर तुम्हें लग रहा है भारी और तुम्हें लगता है तो उसको करने से बेहतर ये छोड़ दो। अगर तुमने पेपर में कुछ सवाल छोड़े नहीं तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा टाइम खराब करेगा तो तुम सिलेक्शन से वैसे ही बहुत पीछे। एक बच्चा सवाल वो भी करा दे, लिखो भाई ये तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वाला लिख लेना, क्योंकि तो कैसे थोड़ा लिखोगे r = 7/2।
अभी तक तुम्हें बड़ा मजा आ रहा होगा, छोटे छोटे से सवाल थे कुछ था ही, मैं बताओ आंसर पाओ। इसलिए मैं कह रहा कि चीज ध्यान रखना, तो जरूरी थोड़ा ना ये कोई प्रॉपर रूल भी नहीं 11 साल से चेक ही करो। कभी कभी लेकिन तुक्के में अब कोई बच्चा जैसे गणित नहीं आप उसके केवल यही बैठा हो आयतन निकालना तो 11 साल से चेक करेंगे, वो ज्यादा फायदेमंद है। ऐसा सवाल आ गया, सवाल आया कौन से पेपर में, इसी पेपर में ही है CQS। एसएससी का एग्जाम सीपीयू का भी होता है, सीपीयू एसआई, जिसमें दिल्ली पुलिस एसआई के लिए वैकेंसी आती है। जैसे हम लोगों को उत्तर प्रदेश में आती है सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी, तो वो दिल्ली पुलिस की होती है। और दिल्ली पुलिस का जो एम्प्लॉई होता है वो सेंट्रल में काउंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती उसको। पेपर हुआ पहली शिफ्ट में, मतलब सबसे पहला जो सवाल बनाया यही उठा गया, करने बैठ गए, 2-2.5 मिनट लग गए और मान लिया मैंने कि उसका उत्तर आ गया, उसे गणित आ गई, उसने प्रेशर की तरह बना लिया उसने। एक सवाल 2 मिनट 3 मिनट खर्च हो चुके हैं, जहाँ तुम्हें 1 घंटे में तुम्हें पूरे 100 क्वेश्चन करने होंगे, तुम वैसे ही डर जाओगे अब कैसे होगा।
व्यास पूछ रहे थे एक बार। अगर व्यास पूछा जा रहा है तो तार की शेप जो होगी वो गोल ही होगी ना, व्यास तो होता ही नहीं है, गोल ही चीजों का होता है। तो एक चीज याद रखना, जब कभी किसी चीज को किसी में चेंज करते हैं तो उनका आयतन बराबर होता है। हमने किसको चेंज किया है? बेलन का, यानी बेलन ही है ना। आप कैसे समझ लो, एक बेलन था मेटल का, और इस बेलन को हमने चेंज करके एक तार बना दिया। अब तार अगर गोल है तो पैरेलली तो चलेगा ही, बिल्कुल समान मोटाई का, तो इसका मतलब एक बेलन जैसी शेप होगी। बस ये है कि इस बेलन की थोड़ी ऊंचाई ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर ये लंबाई बता रही है, जब तार होता है ना तो उसकी लंबाई ही होगी। इन्हें कहा 5 मीटर लंबाई का एक तार बनाना है। देखो बेलन के आयतन की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जब तार की बात करते हैं ध्यान रखना, अगर जैसे मैंने कहा तार की जो त्रिज्या है उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तार की त्रिज्या को कैपिटल आर से लिख दिया, तो यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई वाली होगी, जैसे हाइट होता है ना, अगर हम बेलन की बात करेंगे तो इसकी हाइट होगी, लेकिन यहाँ पर तार की क्या होगी? लंबाई होगी। तो ऊंचाई की जगह हम लोग क्या लंबाई को यूज करेंगे, लंबाई के लिए हम लिख लेंगे। आप ध्यान रखना, जब तार का आयतन निकालोगे तो सेम फॉर्मूला यूज करना है, पाई आर स्क्वायर, और एच की जगह इसकी लंबाई हो जाएगी एच। ठीक है, अब थोड़ा अंतर भी रहेगा, यहाँ पर एच है तो इसकी ऊंचाई होगी, यहाँ पर एल है तो इसकी, दोनों का आयतन तो बराबर। ये मेटल पिघला के हमने तार को चेंज किया, मेटल तो वही रहा सेम, इसीलिए दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू दोनों जगह डिफरेंट होगी। यहाँ पर देखो व्यास कितना है, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। अगर व्यास 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पर लिखा गया है 45 सेंटीमीटर लंबाई, ठीक है, एमएम में होगा। देखो मैं सोचता 2 सेंटीमीटर व्यास का ये था, ऑप्शन इतने बड़े कैसे हो गए? आर की जगह पर 2 सेंटीमीटर लिखेंगे या 1 सेंटीमीटर? क्योंकि अगर व्यास हमारा 2 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या तो आधी होती है व्यास की, कितने सेंटीमीटर होगी? तो यहाँ पर हमने 1 सेंटीमीटर लगा दिया। स्क्वायर है तो हमने इसको कितनी बार लिखना है? 2 बार। अब 1 का मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इसकी हाइट कितने सेंटीमीटर है? 45 सेंटीमीटर। तो h की जगह पर हम लोग लगाएंगे, यहाँ पर कितना लगाएंगे? 45 सेंटीमीटर। ध्यान रखना कि आपने जो डेटा लिया है वो सेंटीमीटर में लिया है, तो पूरा डेटा सेंटीमीटर में ही रहना चाहिए। तो पूरा डेटा आपने सेंटीमीटर में लिखा है, इधर वाला भी ध्यान रख लेना। आर तो पता है नहीं, आर स्क्वायर ऐसे, इसकी लंबाई पता है, तार की लंबाई कितनी है? 5 मीटर है, और 5 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 500। तो यहाँ पर हम जो लंबाई लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे 500 सेंटीमीटर। अभी एमएम में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप आर की वैल्यू निकाल लो बाद में एमएम में चेंज कर लेना, सेंटीमीटर में ही तो आएगा। आपने जो डेटा लगाया यहाँ भी सेंटीमीटर में लगाया और यहाँ भी किसमें लगाया? सेंटीमीटर। तो जब सेंटीमीटर में तो आंसर भी तो सेंटीमीटर में आएगा। चलिए निकाल दीजिए। अगर आप आर स्क्वायर निकालोगे ना यहाँ से तो क्या हो जाएगा? 45 और डिवाइड में कितना आ जाएगा? 5। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 9 आ जाएगा और नीचे कितना आएगा? 100 आ जाएगा। अब देखो ये आर स्क्वायर आया है हमारे पास, आर की पावर कितनी है यहाँ पर? क्योंकि आर स्क्वायर की तो वैल्यू निकाल लो आप। जब आर की वैल्यू निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कर दीजिए। 9 का वर्गमूल कितना होगा और 100 का? इसका मतलब आर जो है ना वो 0.3 आ गया, लेकिन ये जो 0.3 है ये किसमें आया है? सेंटीमीटर। तो अभी जो आंसर है वो सेंटीमीटर में है, और हमें जो बताना है वो किसमें बताना है? एम। वैसे तो समझ में आ रहा है, 3 का डबल करेंगे तो कितने एमएम होगा? 1 सेंटीमीटर में एमएम कितने होते हैं? 10 एमएम। आप देखते हो स्केल पे सेंटीमीटर वाला जो होता है उसमें 10 छोटे छोटे खाने होते हैं, वो एमएम होता है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होते हैं हमारे पास। तो अगर आप इसको एमएम में चेंज करेंगे तो 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 3 30, यानी कि पॉइंट करने के बाद कितना आ जाएगा? 3 एमएम। अब देखो ऑप्शन में 3 एमएम दे रखा है, ध्यान से देखो यहाँ पर पूछा क्या है? व्यास जो होता है ना वो त्रिज्या का डबल होता है। तो आपको यहाँ पर आर की वैल्यू नहीं निकालनी, 2r की निकालनी। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को तो हमारा जो आंसर आएगा, व्यास जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 6।
बेलनाकार रोड रोलर है, 1 मीटर लंबा है, इसकी आंतरिक त्रिज्या जब दे रखी है, इसका मतलब खोखले बेलन टाइप का होगा। ठीक है, फॉलो से तो रोलर आपने देखा होगा ना, इस तरीके की शेप होती है लगभग ऐसा, जिससे रोलर जो होता है तो बीच में वो खोखला होता है। उसकी बात नहीं होगी, जो मेटल की प्लेट लगी हुई है रोलर पे उसकी बात होगी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर आंतरिक त्रिज्या दे रखी है और उसकी मोटाई दे रखी है। तो पहले तो आप ये समझो, जैसे ये मैंने मान लिया, लंबाई कितनी है रोलर की, 1 मीटर। तो देखो आंतरिक त्रिज्या जो अंदर वाली त्रिज्या उसको हम लोग स्मॉल आर से लिखते हैं। आंतरिक त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है, 27 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो रोलर है ना उसकी मोटाई है 9 सेंटीमीटर। तो जो बाहर वाली त्रिज्या आएगी ना, बाह्य त्रिज्या, उसको कैपिटल आर से लिखते हैं। अगर इस रोलर की आंतरिक त्रिज्या ठीक है 27 है, तो जो बाहर वाली साइड की त्रिज्या होगी बाह्य त्रिज्या तो ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा। क्यों, क्योंकि 9 मीटर की मोटाई भी तो बढ़ जाएगी, रोलर की जो मोटाई है वो भी तो रेडियस में ऐड होगी। ये अंदर वाले जो रेडियस है ना ये 27 थी और बाहर 9 मीटर मोटाई का एक आपने रोलर बना दिया उसको, तो 27 और प्लस जो रोलर की मोटाई है दोनों को ऐड करो, कितनी आ जाएगी, 26। इस बात को आप ध्यान रखना, आंतरिक त्रिज्या में मोटाई को ऐड करने के बाद बाहर वाली त्रिज्या निकल के आ जाएगी, तो बाह्य त्रिज्या हमारी कितनी होगी। अब आप चीज कि अगर आपको कभी भी किसी खोखले बेलन का आयतन निकालना होगा तो कैसे निकालना, या तो फॉर्मूला याद करो, खोखले बेलन का आयतन है कुछ नहीं। देखो बेलन जब खोखला होगा तो बाहर वाले शेप का वॉल्यूम निकालो, फिर अंदर जितना खोखला हिस्सा है उसका वॉल्यूम उसमें से माइनस करो, तो बाहर वाले का आयतन निकालेंगे तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। और अंदर वाले बेलन का आयतन निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, बस मैंने रेडियस चेंज की, यहाँ पर बाहर वाली त्रिज्या लगाई, यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं है। इसमें क्या है, पाई और एच तो कॉमन ही आ जाता है। तो आप इसका सीधे सीधे फॉर्मूला ध्यान रख लो कि अगर आपको किसी भी खोखले बेलन का आयतन निकालना है तो बाह्य त्रिज्या का स्क्वायर माइनस अंतर त्रिज्या का स्क्वायर, और पाई और एच दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन। ठीक है, तो आर क्या है, बाहर वाली त्रिज्या, और ये वाला आर क्या है, अंदर वाली त्रिज्या। पाई का मान आपको नहीं लगाना है, ऑप्शन पे कैपिटल है। ठीक है, तो पाई को आप ऐसे ही छोड़ दो। बाहर वाली त्रिज्या कितनी है, 36, और अंदर वाली त्रिज्या कितनी है, 27, और h की वैल्यू आप 1 मीटर देखो, तो 1 मीटर तो लगानी नहीं है क्योंकि हमें जो ऑप्शन के हिसाब से लग रहा है, यहाँ पर देखो सेंटीमीटर में पूरा डेटा लगाया आपने, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1 मीटर। अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो कितना है, 1 मीटर है, और 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे, 100 होंगे, तो यहाँ पर आप 100 लगाइए। ठीक है, अब देख लो 36 का स्क्वायर में से आप 27 का स्क्वायर घटा पाए तो भी ठीक है। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296, 27 का स्क्वायर 700 होते, या फिर एक बार इनको प्लस कर लो, 36 प्लस 27, और एक बार इसको माइनस कर लो। तो स्क्वायर को घटाने का तरीका ये भी है कि आप एक बार प्लस कर सकते हैं और एक बार दोनों को माइनस कर दो, फिर गुणा कर दो, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। 36 और 27 कितना हो जाएगा, 63, और यहाँ पर अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 9, और गुणा में हमारे पास 100 है तो इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। 9 × 3 27 होता है, और 9 × 6 54, 54 और 2 कितना हो जाएगा, 56। 100 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएंगे, ये आएगा हमारे पास आयतन। अच्छा, आयतन आया है तो इसकी यूनिट तो क्यूबिक सेंटीमीटर होगी ना, हमने 3 यूनिट का मल्टीप्लाई किया, आर का स्क्वायर और इंटू ऐसे। ठीक है, तो अगर हमने इसका आयतन निकाला, जो रोलर है वो खोखले बेलन की शेप का है, तो जो रोलर का आयतन आया है रोड रोलर का, उसका जो आयतन आ रहा है कितना आ रहा है, 56,700 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। पाई का मान नहीं लगाना है। अब ये पता है क्या बोल रहे हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितने हैं, 8। तो आपसे कह रहा है कि इसका वजन बताओ रोड रोलर का कितना होगा। आगे लिखा ही नहीं, सवाल का लिख लेना, इसी में ऐड कर लेना रोड रोलर का वजन। आपसे यही कहेगा रोलर में लगी धातु का वजन,
या फिर रोड रोलर का वजन कुछ भी पूछा जा सकता है। वजन कैसे निकालो, इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने ग्राम, तो हमारा जो वॉल्यूम आ रहा है वो इतना आ रहा है, 8 ग्राम के हिसाब से ही तो निकालना है। 5 6 7 0 0 5। अगर आपको इसको वजन में कन्वर्ट करना है तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वजन कितना है, मतलब 1 घन सेंटीमीटर आयतन है जिस मेटल का, उसका वजन 8 ग्राम है। तो यहाँ पर तो इतना सारा है, तो 8 ग्राम के हिसाब से अगर निकालना है तो इसमें मल्टीप्लाई किससे करनी होगी। अब ये जो आंसर आएगा ये किसमें आएगा, ग्राम में, लेकिन हमें जो आंसर दे रखा है वो किसमें दे रखा है, किलोग्राम में। तो किलोग्राम में चेंज कर लेना, लेकिन पहले मल्टीप्लाई कर लो। 8 × 7 56, 8 × 6 48 और 5 53, 8 × 5 40 और 5 55। अगर आपको इसको ग्राम को किलोग्राम बनाना होता है तो डिवाइड किससे करते हैं, 1000 से, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 1000 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा किलोग्राम बन जाएगा। जब 1000 से डिवाइड करते हैं तो 3 अंकों पे दशमलव लगता है, 1 2 3, 6 से पहले दशमलव लग जाएगा तो 453.6 पाई किलोग्राम हो जाएगा इसका वजन। 30 सेंटीमीटर त्रिज्या और 42 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलनाकार बर्तन है और वो पानी से भरा हुआ है। अगर यह पानी 75 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर का एक आयताकार टब है, उसमें कर दिया जाए तो पानी का स्तर जो है वो कितना ऊपर होगा। एक बात बताओ, पानी तो सेम है, जो इस बर्तन में पानी था बेलनाकार, वही उस टब में पानी भरना है, तो वॉल्यूम तो सेम होगा पानी का, बस हाइट अलग अलग होगी। बर्तन की शेप पे डिपेंड करता है ना हाइट। आप कोई पतला गिलास लेंगे तो उसमें पानी आप भरेंगे तो शेप ऊपर तक आएगी। अब आपने कोई बहुत चौड़ा गिलास ले लिया तो उसमें क्या होगा, पानी की शेप बहुत नीचे होगी। तो अब आप देखो पानी का जो स्तर है वो कितने सेंटीमीटर उठेगा, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दो, जिस बर्तन में पानी और जिसमें किया है। बर्तन तो पानी से भरा हुआ है, इन्होंने बोला है भरा हुआ है, अगर आधा भरा हुआ होता तो आयतन भी आधा ही लेना पड़ता है। यहाँ पर पानी से भरा हुआ है पूरा बर्तन, तो जितना बर्तन का आयतन होगा उतना ही तो पानी होगा, बर्तन का आयतन। बराबर। अब ये जो बर्तन में जो पानी था इसको हमने टब में ही तो किया है, तो उस टब में जो पानी का आयतन होगा वो उतना ही होगा। ये तो बर्तन पूरा ही भरा हुआ है, इस बर्तन में मैंने मान लिया 50 लीटर पानी था, तो इसको टब में कर दिया, तो टब में भी तो 50 लीटर ही आ गया। तो टब में पानी का आयतन है, तो ध्यान रखना ये टब का आयतन नहीं कह रहा हूं मैं, टब में पानी का आयतन है। क्या पता टब कितना गहरा है, उसके बारे में थोड़ा ना पता है, हो सकता है कि टब बहुत बड़ा हो। तो अभी बर्तन का आयतन कैसे निकालना है, ये आपसे कह रहा है बर्तन कैसा है, बेलनाकार। तो बेलनाकार है तो इसलिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। अब टब की बात कर रहे हैं तो टब कैसा है, आयताकार। आयताकार अगर कभी भी बर्तन दिया जाए या टब दिया जाए तो आप समझ लेना वो घना होगा। जैसे गड्ढा होता है ना, आपने एक आयताकार गड्ढा कर दिया तो उसके हिसाब से जो आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू क्या लगाएंगे, यहाँ पर ऊंचाई की जगह में कैपिटल एच यूज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने स्मॉल एच लिख दिया तो यहाँ पर कैपिटल एच। अब देखो पाई का मान 22/7 हो गया, त्रिज्या कितनी है इसकी 30 सेंटीमीटर में ही है ना सब कुछ, और ऊंचाई कितनी है 42, सब कुछ सेंटीमीटर में। जो टब है इस टब की लंबाई चौड़ाई तो पता है कितनी है 75 सेंटीमीटर और कितनी है 44। ये नहीं पता है कि टब की हाइट, ये जो हाइट यहाँ पर लगा रहे हैं टब की लगा रहे हैं पानी की, पानी की, क्योंकि हमने तो पानी का आयतन इससे कंपेयर किया है, टब का आयतन थोड़ा ना कंपेयर किया है। तो जो हाइट आएगी ना यहाँ पर वो पानी के स्तर की आएगी कि भाई इतना पानी है, ये टब में इतनी ऊंचाई तक आ सकता है। देखो पानी की शेप पता है वैसी ही हो जाती है जैसे बर्तन, अगर उसको आयताकार टब में डाल दिया तो आयताकार हो जाएगी इसकी शेप, अगर आप बेलन में डाल देंगे तो बेलनाकार हो जाएगी उसकी शेप। तो पानी की जो शेप होगी वो टब की शेप के बराबर होगी, इसलिए हमने टब के आयतन का फॉर्मूला जरूर लगाया, लेकिन बात यहाँ पर किसकी कर रहे हैं हम लोग, पानी। तो ये पानी की हाइट है। अब पानी को हमने आयताकार टब में डाला तो पानी की भी लंबाई चौड़ाई 75 और 44 ही तो हो जाती करते हैं। अगर 22 से 44 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 से 42 काट तो कितना बार, 2 से 6 कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा 3 × 3 9 × 3 27 100 और इधर बचा कितना 75। ये आ गई इसकी। अब सॉल्व करें, 25 का यहाँ 3 बार लगा लें या फिर 15 से काट, 15 का यहाँ 5 बार लगा लो, यहाँ 15 का कितना बार लगेगा 1 बार, बचेगा 12, 15 × 8
5 से 18 को डिवाइड करेंगे तो कितना है 36 आ जाएगा। इसका मतलब जो पानी का स्तर है वो कितने सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया। अगर मीटर में पूछा जाएगा तो आप जानते हैं 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं 100 से डिवाइड करेंगे 0.36 मीटर हो सकता है या फिर 36 सेंटीमीटर। इस बात को ध्यान रखना, टब का आयतन ये टब में पानी का आयतन है, बस पानी की शेप जो है वो ऐसी ही हो जाएगी आयताकार टब जैसे। शंकु की ऊंचाई दे रखी है त्रियक ऊंचाई, ऊंचाई को किससे लिखते हैं शंकु में h से, और त्रियक ऊंचाई को l से। अब त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला बताया था क्या, देखो क्या होता है l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो अगर आपसे पूछे r स्क्वायर बताइए तो l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर ही तो लगाएंगे, r स्क्वायर निकालेंगे तो h स्क्वायर इधर माइनस हो जाएगा। l की जगह 10 का स्क्वायर और h की जगह 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 8 का 64 होता है, तो बचा कितना 36। तो r स्क्वायर अगर 36 होगा तो r कितना आ जाएगा। तो ये अक्सर ही होता है कि पेपर में जब आता है ना तो कुछ ना कुछ निकाल ले, आपको यहाँ ट्रिपलेट लगा के निकालना पड़ता है, या तो कभी त्रियक ऊंचाई निकालनी पड़ सकती है या फिर हो सकता है कि त्रिज्या निकालनी पड़ सकती है, क्योंकि आपसे यहाँ पर जो पूछा गया वो आयतन पूछा गया, बिना त्रिज्या के तो आयतन निकलना संभव ही नहीं था। आयतन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है मेरा 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 1/3 को नहीं चेंज करना है, पाई का मान हमें लगाना है 22/7। आर कितना आया 6, 6 का स्क्वायर 6। एच कितना आएगा, एच तो लिखा है ये 8 से। त्रियक ऊंचाई नहीं लगाना, यहाँ पर हमको लंबवत ऊंचाई लगानी होती है, याद रखना। घटना तो है नहीं कुछ, 3 से केवल 6 घट जाएगा बस। आप गुणा कर लो कितना है 22 × 2 44 हो जाएगा। 44 और 48 को मल्टीप्लाई करना है आपको, 8 × 4 32 हो जाएगा, 8 × 4 32 और 16 48 48 और 3 11, 4 × 4 16, 16 और 5 21। एक बार मल्टीप्लाई कर लेना, क्या इतना ही आ रहा है 21 और 12, ठीक है। अब देखो ऑप्शन जितने भी हैं सब अप्रॉक्सीमेट है, जरा भाग करो उसको, कितना बार लगेगा सबसे पहले 3 बार लग जाएगा। तो आप ये बताओ और किसी ऑप्शन से 3 आ रहा है क्या, इसके अलावा किसी भी और ऑप्शन में तो 3 ही नहीं आ रहा है स्टार्टिंग में। तो इसका फर्स्ट डिजिट पता लगा, आपने फर्स्ट डिजिट निकाला क्या है, उसके आगे आप सॉल्व नहीं भी करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट है, क्योंकि 3 वाला एक ही ऑप्शन है 301.31। क्या है, शंकु की त्रियक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात इतना है और आयतन अगर इतना हो तो त्रिज्या क्या है। देखो त्रियक ऊंचाई और त्रिज्या 29:20 के अनुपात में है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 29x और त्रिज्या को 20। एक को 29x लिखेंगे और एक को क्या लिखेंगे। अब आगे की बात, आपको अभी ऊंचाई के बारे में नहीं पता है। देखो आयतन का फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर और h। ये आयतन आपको कितना दे रखा है 4838.45। चलो कोई बात नहीं, पाई से तो पाई आप कैंसिल भी करो, अभी भी आपको r की वैल्यू लगाने से थोड़ा x का मान मिल जाएगा। क्या चाहिए होगा ऊंचाई, तो आपको यहाँ लगाना होगा ट्रिपलेट। ऊंचाई कैसे निकालेंगे, या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो h स्क्वायर l स्क्वायर माइनस r। 29 का स्क्वायर कितना होता है 20 का स्क्वायर 400, बचेगा 441। किसका स्क्वायर होता है, कोई भी ट्रिपलेट है 20 21 29। आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ जरूरत होगी, ये एडवांस ट्रिपलेट आती है ट्रिग्नोमेट्री में। तो आप ध्यान रखना, एक ट्रिपलेट है 20 21 और 29। 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर मिला दिया जाए तो वो 29 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट लिख लो, वरना ये वैल्यू आप लगा लो, मैं सीधे लिख दे रहा हूँ कि 20 और 29 दे रखा है, तो ऊंचाई जो होगी कितनी होगी 21 होगी, यानी कि जो हाइट होगी वो कितनी होगी। यहाँ पर ये वैल्यू लगा देंगे आप 1/3, रेडियस कितनी है हमारे पास 20 है और ऊंचाई कितनी है 21 है, बराबर में दे रखा है 4838. x का मान अब निकाल सकते हैं यहाँ से, अरे सॉरी होगा क्यों नहीं है 1/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 20x × 20।
और उसके बाद में हाइट की जगह पर कितना लगाना है 4838.4। कुछ कटना है 3 से हमारा 21 कितने बार में कट जाएगा 7। देखो एक काम करो भाई, पॉइंट हटा के नीचे एक जीरो बढ़ा, थोड़ा ठीक लगेगा। पॉइंट हटा के नीचे जीरो तो बढ़ा सकते हैं। अब जो कुछ हम इसमें इजीली काट सकते हैं पहले उसको हटाओ। 7 से क्या ये पूरा कट जाएगा? देखो अगर 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार आएगा 7 इंटू 5 कटना तो है ही। 7 इंटू 6 42 आ जाएगा। फिर हमारे पास बचेगा 6 और 3 7 इंटू 9 63। फिर 7 का एक बार आ जाएगा, फिर 7 का 2 बार 6912। यहाँ पर दो वैल्यू लिखी हुई दिख रही है 20 और 30। अच्छा इधर वाला जो पार्ट है ना 10 से तो कटने का है नहीं, 4 से काट सकते हैं। तो 4 से काट लो 4 पंजे, इसको 4 से काटिए कितना आ जाएगा 4 × 4 फिर बचेगा 4 छक्के 28, फिर बचेगा 4 का 2 बार, फिर 4 × 8 32 1728। x देखो कितनी बार आ रहा है 1 2 x की पावर कितनी हो गई है 3। इधर क्या आ गया 1728। अब नीचे वाला ध्यान दो, यहाँ पर पहले से कितना लिखा है और 20 × 5 कितना है 100 भी तो नीचे ही आएगा इधर। तो 100 का 10 के साथ गुणा करेंगे तो ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा 3। काटना चाहो तो अभी भी कट पिट जाएगा, लेकिन आसान यही रहेगा। अब x का मान निकालना मुश्किल नहीं। 1728 का क्यूब रूट कितना होता है और 1000 का कितना होता है 10 से 12 को डिवाइड करोगे तो आसानी से पता लग जाएगा x की वैल्यू कितनी है 1 निकालना क्या था त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालना है तो 20x निकालना है। त्रिज्या हमारी कितनी है 20x। तो 20 और इनटू में क्या आ जाएगा 1 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे वाला जीरो ऊपर वाले जीरो को कैंसिल कर देगा। तो 12 × 2 कितना आ गया 24 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। वाला बेस था थोड़े सबके लिए तो दिक्कत नहीं। सर एक चीज इसके अलावा जैसे त्रिभुज होता है तो उससे त्रिभुज वाले सिंबल में 100 घटते हैं और चतुर्भुज पर चतुर्भुज वाले में तो सर्कल को नहीं करते हैं। देखा नहीं होगा कितना तो किताबों में नहीं कभी सुना है। त्रिभुज होता है तो हम लोग ट्रायंगल बना देते हैं तो वो ट्रायंगल हो जाता है। देखा तो नहीं किससे क्या बात किसी बुक में भी नहीं देखा कभी नहीं ऐसा कुछ देखा होगा। कोई बात नहीं हम लोग अपनी मर्जी से कुछ भी लिखते हैं लेकिन हम प्रॉपर उन चीज़ों को करते हैं पहले जैसे लोग पता है फैक्टोरियल लिखते हैं हम लोग घर में ऐसे लिखते हैं ऐसे भी लिख लेते हैं लेकिन पेपर में कभी ऐसा नहीं लिखेगा। पेपर में फैक्टोरियल ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि ये वैलिड है ना ऐसे ही लिखते हैं हाँ वो होता ही है बुक्स में भी यही होता है। लेकिन क्या है पहले स्टार्टिंग में तो हमें भी रूलर में स्टार्टिंग में हमें भी जिन्होंने पढ़ाया वो भी ऐसे ही लिखते थे हमारी भी आदत वैसी होगी और आगे समझ में आया कि ये जो सिंबल बना रहे हैं फैक्टोरियल की वैलिड ही नहीं है ऐसे करके तो फैक्टर करते हैं।
मोटिवेट करने के लिए ये कहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट से हम 2 टीचर लखनऊ बुलाएंगे पढ़ाने के लिए। प्रोफेसर के लिए कह रहे थे वो लोग, प्रोफेसर के लिए कह रहे थे वो लोग, प्रोफेसर हाँ वही पढ़ाएंगे, उनको बता रहे थे सर यहाँ यूपीएससी में नहीं सर बोला था एसएससी में प्रोफेसर नहीं पढ़ाते हैं। हाँ सर वही बच्चे कह रहे थे कि बंदे को पढ़ाएंगे क्या ये? यूपीएससी में चाहिए ऐसा बहुत नॉलेज, और एसएससी में चाहिए होता है कि सही है वो उसका। एसएससी में बहुत फर्क पड़ेगा, प्रोफेशनल नॉलेज तो बहुत होती है, इतनी किताबें पढ़ के आते हैं। उसको लोग ऐसे हैं कि पूरे जीवन पढ़ाई करते रहते हैं, रिटायरमेंट में कहीं पहुँच जाते हैं, तब जिनके पास बुक्स मिलेंगे वो लोग पढ़ते हैं। अरे 28 हो गया। ठीक है, उसको जहाँ सही लगा वहाँ पर पता लगा, मैं जहाँ बता वहाँ कटाव चली जाए सबसे ज़्यादा, तो वहाँ पर लड़ो। वैसे तो ये है तैयारी तो काफ़ी ज़्यादा क्लास में सर कब तो देखा मैंने उस पे, कहाँ देखा? 22 तारीख तो भैया ने देखा था, वो बता रहे थे। नहीं 22 से लास्ट तो आप देख देख लेना। 27 बता रहा था।